Hello and welcome guys to NLCC classes. Welcome to your very first lecture for BA and BLLB entrance AMU 2025-26. This is our mentor Advocate Mohammad Nasser Kazim going to start your class with an introductory session, and today we will deal simple and we will not take much time or not take more class because today is our first class. So एक कंप्लेन है मुझे अपने बच्चों से, जो बच्चे ऑनलाइन हैं उनसे ये मुझे कहना है कि 5 मिनट या 10 मिनट अगर क्लास ऊपर नीचे हो जाती तो आप लोग मैसेज मत करा करिए। अजान हो रही थी, अजान पे क्लास हम लोग शुरू नहीं कर पाते हैं, ठीक है? तो 5-10 मिनट आप लोग सब्र किया करिए, जब टाइम दिया तो क्लास शुरू होगी। आपका पहला दिन है इसलिए कोई बात नहीं, आइंदा थोड़ा सा 5-10 मिनट क्लास डिले हो तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, क्लास आपकी शुरू होगी। ओके, दूसरी चीज, जितने भी बच्चे ऑफलाइन में हैं जो आज यहाँ पे नहीं आए हैं उनसे मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोग ऑफलाइन कल से आना शुरू करिए, क्योंकि ऑफलाइन वाला जो मामला है वो दूसरा होता है और ऑनलाइन का दूसरा होता है। बाकी मैं ज्यादा अभी ऑनलाइन क्लास में नहीं बोल पाऊंगा, ठीक है? तो आप लोग ऑफलाइन वाले जितने भी हैं जो आए हैं, अभी 1-2 बच्चे आए हैं यहाँ पे, और जितने भी लोग ऑफलाइन वाले मेरे एनरोल हैं 10-15 जो बच्चियां हैं एनरोल, वो क्लास कल से आना शुरू करें। उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस नहीं होंगी, ठीक है? ऑनलाइन क्लासेस सिर्फ इमरजेंसी में प्रोवाइड की जाएंगी आपको। आज मैं ये क्लियर कर दे रहा हूँ, जो अलीगढ़ में है वो लोग क्लास करने के लिए आएंगे, ठीक है? जो भी लोग ऑनलाइन है यहाँ पे। बेटा आपका नाम? तरन्नुम। अच्छा, आप तरन्नुम किसमें? BLLB में ना? ओके। ऑनलाइन कौन कौन है? फजान, ओके ओके, चलिए ठीक है। कॉपी ओपी है तो निकाल लीजिए, क्योंकि इसके जो कुछ नोट्स मैं लिखवाऊंगा और कुछ नोट्स जो हैं, जो ऑनलाइन भी बच्चे हैं, इसके कुछ चीजें मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा और कुछ चीजें मैं नोट्स फॉर्म में दूंगा, ठीक है? इसके बाद एक और क्लास होगी और उसके बाद एक और क्लास होगी, मतलब 2 घंटे के अंदर हम 2-3 क्लास करेंगे। इसमें करंट अफेयर्स भी देखेंगे हम, और अभी पहली क्लास हमारी पॉलिटी की है। पॉलिटी में जो सबसे पहली चीज होती है वो तो सबसे पहले यही पता होना चाहिए आपको कि पॉलिटी होता क्या है। तो जितने भी बच्चे ऑनलाइन हैं वो सबसे पहले तो ये आंसर करें कि पॉलिटी से आप लोग क्या समझते हैं। देन आई विल आंसर, मैं आपको डिक्टेट करूंगा और यहां पे लिखूंगा, आप लोग उसको नोट करिएगा। खासतौर से वो बच्चे जिनकी क्लास 11-12 में पॉलिटिकल साइंस थी, उनको पॉलिटी का मतलब तो पता होना चाहिए कि पॉलिटी होता क्या है। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, आज ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, बेसिक पढ़ाएंगे, देन कल हम लोग मेन सिलेबस पे चलेंगे। तो इसकी सिंपल एक डेफिनेशन होती है, ऑनलाइन बच्चे कमेंट कर सकते हैं जब तक मैं लिख रहा हूं। द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट is known as, is called as polity. The system of government is known as polity. पॉलिटी मतलब होता है गवर्नमेंट के काम करने का तरीका, किस तरीके से गवर्नमेंट काम करती है उसे हम बोलते हैं आपका पॉलिटी। ओके, लाइबा ने बताया है कि पॉलिटी मतलब होता है पॉलिटिक्स की बात करना, ठीक है? एक्चुअल डेफिनेशन बुक की मैंने लिख दी, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। एमसीक्यूज में अगर आपके कभी आती है तो आपका वहां एमसीक्यूज के हिसाब से बताता चल रहा हूं। अगर एमसीक्यूज में पूछा कि पॉलिटी क्या होता है तो आपको 4 ऑप्शन देंगे, जिसमें से एक ऑप्शन होगा ये सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। आपको ये टिक लगाना होगा अगर एग्जाम में आता है तो। अब ये बहुत ही बेसिक है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो पॉलिटी में हम क्या करते हैं? पॉलिटी में बेटा हम स्टडी करते हैं कि गवर्नमेंट के बारे में और कैसे जाने, ठीक है? पॉलिटी मतलब होता है कि गवर्नमेंट के बारे में और हम और ज्यादा कैसे जान सकते हैं, गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है, इसके बारे में हम जानते हैं पॉलिटी के अंदर, ठीक है? अतूफा, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, ओके, ठीक है? 3 मेन बॉडीज होती हैं गवर्नमेंट की, 3 मेन बॉडीज होती है। अच्छा, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं इसको ध्यान बहुत ज्यादा रखना है आपको, चाहे आप BA की तैयारी कर रहे हो या फिर BLLB की तैयारी कर रहे हो, ये बहुत बेसिक है जो हर जगह काम आएगा। तो 3 बॉडी होती है पॉलिटी की, या 3 काइंड्स होती है पॉलिटी की। वो 3 कौन सी काइंड्स है? पहली एग्जीक्यूटिव, दूसरी लेजिस्लेचर, तीसरी जुडिशरी।
ये तीन चीजों पे डिपेंड करती है हमारी पूरी पॉलिटी। और अगर मैं और पॉलिटी को एलोबरेट करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे। ऐसे मान लीजिए कि पॉलिटी का ही पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी दोनों की तीन मेन बॉडी होती है। तो तीन टाइप्स होती हैं, वो कौन सी होती हैं? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। वालेकुम अस्सलाम सभी ऑनलाइन वाले बच्चों को। ठीक है, सुधीर भारद्वाज। ओके, तो लेजिस्लेचर क्या होती है? आइए एक एक को समझते हैं और इसको ध्यान में रखिए, क्योंकि ये कभी भी आपके कोर्स में वापस आएगा। जब मैं पढ़ा रहा हूँ कोई और टॉपिक, वहां पे मैं आपसे जब पूछूंगा तो आप लोग को पता होना चाहिए। लेजिस्लेचर का मतलब होता है टू लेजिस्लेट। ये पावर होती है किसके पास? पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट हमारा वो हाउस है जो क्या करता है? लॉ को, कमेंट में बताइए, लॉ को बनाता है या लॉ को क्या करता है? तो इसका मतलब हो गया, टू लेजिस्लेट का मतलब हो गया टू मेक लॉज। तो पार्लियामेंट, अगर मैं कभी भी पूछूं आपसे अपनी क्लास में कि भाई पार्लियामेंट का काम क्या होता है, पार्लियामेंट जहां पे आपके नेता लोग बैठते हैं, उनका काम होता है लॉ को बनाना। लॉ मतलब कानून, ठीक है, कानून बनाना। कानून बनाने का काम किसका है? हमेशा याद रखिएगा, कानून बनाने का काम सिर्फ एक बॉडी का है, वो है पार्लियामेंट। और इसी को हम लेजिस्लेचर का पार्ट बोलते हैं। यह है कहानी, यानी एक जो बॉडी है हमारी वो इनडायरेक्टली पार्लियामेंट से रिलेटेड है। ठीक है, अब दूसरी जो बॉडी होती है, जी अतुफा ठीक आप बोल रही हैं, दूसरी जो बॉडी होती है वो होती है एग्जीक्यूटिव। हमने एक जैसे हमने लेजिस्लेचर पढ़ लिया, और दूसरी कौन सी थी? मान लो कि हम एग्जीक्यूटिव को ले लेते हैं। एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है टू एग्जीक्यूट लॉ। तो सिंपल मतलब हो गया लॉ लगाना। लॉ लगाना, इसका काम था लॉ बनाना, इसका काम है लॉ लगाना। तो एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है? लॉ लगाना, यानी लॉ को अप्लाई करना, टू अप्लाई लॉ। कानून को लोगों तक पहुंचाना, टू अप्लाई लॉ। यानी क्या मतलब हो गया? कौन करता है? कानून लगाने का काम कौन करता है? टू इम्प्लीमेंट लॉ कौन करता है बेटा? एक नहीं, कौन? एग्जाम्पल जानना चाह रहा हूं मैं, कौन लोग कानून लगाते हैं देश के अंदर? जैसे कानून बनाते तो पार्लियामेंट वाले हैं, ठीक है, कानून लगाते कौन है देश में? मैं ये पूछ रहा हूं, पता है आपको? एग्जीक्यूटिव तो होते हैं, पर एग्जाम्पल मैं पूछ रहा हूँ कौन। जैसे इसमें एग्जाम्पल क्या हो गया? जो लोग नेता लोग, फॉर एग्जाम्पल सिंपल वर्ड में नेता, ठीक है। इसमें कौन होगा एग्जाम्पल? में हो गया आपका ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स इसकी एग्जाम्पल हो गई। यानी आप इसको सिंपल वर्ड में ऐसे भी समझ सकते हैं। दूसरी एग्जाम्पल, ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट। जितने ऑफिसर्स होते हैं, यानी फॉर एग्जाम्पल आईएएस, आईपीएस, इन लोग, यानी पुलिस वाले जो होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस वाले जो होते हैं, ये लोग कानून लगाने का काम करते हैं। बिल्कुल ठीक है, सिविल सर्वेंट्स भी इसका आंसर हो सकता है। सिविल सर्वेंट्स भी आप लिख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए, सिविल सर्वेंट्स। अब तीसरी जो हमारी बॉडी है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और एमयू या जामिया कहीं का भी अगर आप एग्जाम दे रहे हो, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो दो बॉडीज से आता है। एक तो लेजिस्लेचर से आता है, पार्लियामेंट से, और दूसरा आता है जुडिशरी से। खासतौर से लॉ वाले बच्चों के लिए, सॉरी, जुडिशरी। जुडिशरी, जुडिशरी क्या होता है? जुडिशरी हम सिंपल वर्ड में कोर्ट्स या कोर्ट स्ट्रक्चर को बोलते हैं, ठीक है, जहां पे कोर्ट वर्क करते हैं, कोर्ट स्ट्रक्चर। इसका काम क्या होता है? अब इसका काम लॉ बनाना था, इसका काम लॉ लगाना था। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है लॉ को चेक करना, लॉ को चेक करना, ठीक है। लॉ को चेक करने का काम किसका है? लॉ को चेक करने का काम जुडिशरी का है। एक ने लॉ बनाया, एक ने लॉ लगाया, और तीसरी जो बॉडी है हमारी, वो लॉ में कुछ गलती तो नहीं है, कानून जो बना है वो सही है या गलत, उसके बारे में जो जांच करती है वो होती है जुडिशरी, यानी कोर्ट, ठीक है। तीसरी बॉडी हमारी, इस तरीके से हमारा पॉलिटी वर्क करता है इंडिया या फिर कहीं पर भी। इसको इंग्लिश में अगर हम लिखें, जुडिशरी मतलब हो गया इंग्लिश में प्रोटेक्टर, PROTECTOR, प्रोटेक्टर ऑफ लॉ को बोला जाता है, प्रोटेक्टर ऑफ लॉ, यानी हिंदी में लॉ को चेक करना या लॉ को चेक करने वाला, प्रोटेक्टर ऑफ लॉ। जुडिशरी इज प्रोटेक्टर ऑफ लॉ। अभी जो तीन बॉडीज है हमारी, जो हमने पढ़ी है, एक दो तीन, यानी मान लो लेजिस्लेचर,
एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है, ये तीनों अपनी अपनी पावर एंजॉय कर रही हैं, सबके पास अपनी अपनी पावर है। क्या सबके पास अपनी अपनी पावर है बेटा, बताइए आप। सबको अपनी अपनी पावर मिली हुई, सबका अपना अपना काम बटा हुआ है ना। तो ये जो सबका अपना अपना काम जो बटा हुआ होता है, इसको हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर यानी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की शॉर्ट फॉर्म गवर्नमेंट वर्क्स ऑन, जो भी गवर्नमेंट होती है वो वर्क करती है किस पे, सेपरेशन ऑफ पावर पे, यानी तीन अलग अलग पावर पे, जो कि लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव, फिर एग्जीक्यूटिव या और जुडिशरी। ओके ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेन चीज पे आते हैं। ये तो हो गया ऑर्गन्स। अब सवाल आता है कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बहुत सारे आंसर्स हैं। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, एक सिंपल जो आंसर है, इट इज सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। इट इज सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, या फिर इट इज बेसिक लॉ ऑफ लैंड। इट कैन बी written or unwritten, but in India it is written। ठीक है, पहले इतनी चीजें समझते हैं। ओके, ऑनलाइन सबको समझ में आ रहा है, बताते रहिएगा, बहुत बेसिक से शुरू किया है। तो बेटा कॉन्स्टिट्यूशन कहते, लिख लिया 4 पॉइंट। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, यानी जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है बेसिकली, कॉन्स्टिट्यूशन एक, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब लॉ, एक सिंपल लॉ जो देश में लगता है। ठीक है, देश को जो चलाता है ऐसा कोई कानून हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। पॉलिटी क्या थी, पॉलिटी देश के बारे में बताती थी या गवर्नमेंट के बारे में बताती थी। कॉन्स्टिट्यूशन उसमें कानून को चलाने की बात करती है कि कानून कैसे काम करेगा। ये वो कानून है, ये वो लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे और दूसरे लॉज बनाए जाते हैं। यानी ये सबसे सिंपल कानून हो गया। और भी तो कानून है, जैसे शादी वाला कानून होता है, जैसे सजा देने वाला कानून होता है, क्रिमिनल लॉ जो कहलाता है, मैरिज लॉ जो कहलाता है, बहुत सारे कानून होते हैं। तो वो सारे जो कानून है उसको बनाता कौन है, उसको बनाने का काम होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये खुद एक कानून है जो बाकी कानून को भी बनाता है, यानी बाकी कानून होंगे ही नहीं जब तक ये नहीं होगा। तो इसका होना जरूरी क्यों है, क्योंकि इससे ही बाकी कानून बनते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बेसिक यानी सिंपल, इसकी वजह से बाकी कानून बनते हैं, इसलिए हम इसको बेसिक। अब एग्जाम में आ सकता है कि कौन सा ऐसा कानून है या कौन सी ऐसी किताब है जिसे हम बेसिक लॉ ऑफ लैंड बोलते हैं। लैंड मतलब हो गया इस धरती की, इस जमीन की, इंडिया की। यहाँ पे लैंड मतलब हो गया इंडिया, इंडिया की बात हो रही। इंडिया का सबसे बेसिक कौन सा कानून है, तो कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया का सबसे बड़ा कानून कौन सा है, सबसे मेन कानून कौन सा है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया भर में लिखित भी हो सकता है और बिना लिखा हुआ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इंडिया में कैसा है, इंडिया में पूरा का पूरा कानून लिखा हुआ है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। इसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट। सबसे बड़ा दुनिया में कौन, मतलब सभी दुनिया में हर जगह कॉन्स्टिट्यूशन होता है। पूरी दुनिया में हर कंट्री के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन लगभग है, चाहे लिखा हुआ हो चाहे नहीं लिखा हुआ हो। उनमें से सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, किस कंट्री का है, तो सबसे बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारी ही कंट्री का है। लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का पास है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड आया कहां से। कोई भी चीज हम जब बोलते हैं कि कोई चीज अगर आई है तो वो कहां से, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इंग्लिश में। मैं साथ में आपको इंग्लिश की वोकैबुलरी भी पढ़ाता जाऊंगा। तो इटिमोलॉजी बोलते हैं उस चीज को, किसी चीज को कहां से लाया गया उसकी बात हम अगर करते हैं तो उसके लिए जो टर्म यूज की जाती है उसको इटिमोलॉजी बोलते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहां से ड्राइव हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लैटिन टर्म। ये लैटिन टर्म है, यानी इस जगह से आया है। ठीक है, और
वहां पे इसको क्या बोला जाता है? ये कैसा वर्ड हो गया? ये इंग्लिश वर्ड है। कॉन्स्टिट्यूशन कैसा वर्ड है? इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। तो इसका ओरिजिनल वर्ड क्या है? ओरिजिनल क्या है? इतना लिख लीजिए, ओरिजिनल क्या है? कमेंट में बताएं लोग जिनको पता है। कॉन्स्टिट्यूटस ओरिजिनल वर्ड ये है, इससे बना है कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कहां का वर्ड है? लैटिन का वर्ड है, जहां से इसको लिया गया है। इसका मतलब होता है, इस वाले वर्ड का मतलब होता है, इसका मतलब होता है टू सेट अप। इसकी अगर मीनिंग पूछ लेता है एग्जाम में, तो इसकी मीनिंग होती है टू सेट अप। कॉन्स्टिट्यूटस का मतलब होता है टू सेट अप, कोई चीज को बनाना, टू सेट करना, बनाना। और अच्छा कोई वर्ड सेटअप का? स्टैब्लिश, किसी चीज को स्टैब्लिश करना, ये भी इसका मतलब होता है। बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। यहां तक ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है? बेटा आपको समझ में आ रहा है यहां तक? ओके, कॉन्स्टिट्यूशन इज सेट ऑफ रूल्स विच हेल्प्स टू रन अ कंट्री प्रॉपर्ली विद रूल्स एंड रेगुलेशन। ओके, उस डेफिनेशन पे भी अब आएंगे, अभी बेसिक डेफिनेशन पे चल रहे हैं। अगला सवाल जो मैं आप लोग से करना चाहता हूं, फिर बताऊंगा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत है। व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन? व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन? हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत ही क्यों पड़ती है? भाई बिना कॉन्स्टिट्यूशन के भी तो कंट्री चल सकती है। तो इसका क्या रीजन हो सकता है? बेटा बेटा गेस करो, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है? इस किताब की, एक तरह की किताब है, इसमें कानून लिखा हुआ है, इसकी क्या जरूरत है हमको? ताकि सबको समान अधिकार मिले, इक्वलिटी वाली बात कर रही हैं आप, ठीक है। और कोई ऑनलाइन, इन्होंने हमारे जो ऑफलाइन बच्ची बैठी हैं उन्होंने बोला है कि सबको समान अधिकार मिले, इक्वलिटी की बात कर रही हैं। यस सर, आपका भी वही आंसर है, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर लिख लीजिए आप। इट डिफाइंस रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बनाया गया है ताकि गवर्नमेंट और वहां पे रहने वाले लोगों के बीच में एक रिश्ता बना रहे, एक रूल बना रहे, आपस में चीजें सही से फंक्शन करती रहे, दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में। इसलिए गवर्नमेंट को भी इसके अंदर कुछ निर्देश दिए गए, ऑर्डर दिए गए कि गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है, और लोगों को भी ऑर्डर दिया गया कि लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो इसमें सारे कानून बता दिए गए। तो गवर्नमेंट अपनी हदों में काम करेगी और सिटीजन भी अपने हदों में काम करेंगे, तो क्या होगा? कभी झगड़ा होगा ही नहीं। पर अगर कोई कानून नहीं होगा तो क्या होगा? इन्हें अपनी हदें पता नहीं होंगी और इन्हें भी अपनी हदें पता नहीं होंगी, तो ये कुछ भी ऑर्डर करेंगे और ये लोग भी कुछ भी बाइकआउट करेंगे या कुछ भी करेंगे, जिससे क्या होगा? देश में लड़ाई झगड़ा होगा। तो बेसिक जो रीजन है वो क्या है कि इनके बीच में रिलेशनशिप बना रहे, इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है। समझ गए? वो बात बिल्कुल ठीक है कि इक्वलिटी की जरूरत होती है, लेकिन इक्वलिटी सिर्फ लोगों को मिलती है ना, गवर्नमेंट को इक्वलिटी थोड़ी मिलती है। हमें तो बात दोनों की, क्योंकि हम पॉलिटी शुरू किया था, पॉलिटी का मतलब ही होता है गवर्नमेंट की बात करना। तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी जहां पर भी आप कोई बात करोगी, सिर्फ लोगों की बात नहीं करोगी, गवर्नमेंट की भी बात करोगी, यानी दोनों चीज की बात हमेशा की जाती है, ठीक है। अगली चीज, इसके फाउंडर कौन थे? एक बेसिक चीज, हु वाज द फाउंडर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? हु वाज द फाउंडर ऑफ? हर सब्जेक्ट कोई ना कोई फाउंड करता है। अब मेरा फाउंडर कहने का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने, ठीक है। हु वाज द फाउंडर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या हु मेड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कुछ भी लिख लीजिए आप, इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल इंट्रोडक्टरी क्लास है, उस हिसाब से पढ़ रहे। इसका आंसर है भीमराव अंबेडकर। भीम राव अंबेडकर, अंबेडकर साहब के नाम पे कॉन्स्टिट्यूशन की पहचान है, इसीलिए इन्हीं को और क्या बोला जाता है? फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अगर फाउंडर भी बोल दे तो यही आएगा। इंडिया के सेंस में, भाई इंडिया में फाउंड किसने किया है? इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन फाउंड किया है बी आर अम्बेडकर ने। दुनिया भर में अलग अलग लोगों ने फाउंड किया, इंडिया के फाउंडर ये हैं, और इंडिया के फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी यही है, भीमराव अंबेडकर साहब, ठीक है। प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल टू मेंटेन अ फ्रेमवर्क। ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए नाम लेट आइए, बैठिए। तो अभी जितना छूटा है बाद में देख लीजिएगा, जाके लिंक पढ़ा हुआ, बाकी देखिए। बेसिक इंट्रोडक्शन कराया है कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी का, ठीक है, वहां से शुरू किया। चलिए, टू नो अबाउट व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट इन द आई ऑफ
कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ठीक है। नेक्स्ट इज, अभी हमने जस्ट पढ़ा कि हु वाज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज भीमराव अंबेडकर। और फादर के अलावा फाउंडर भी पूछता है तो कौन होगा, फाउंडर भी भीमराव अंबेडकर का ही नाम आता है इंडिया के केस में। इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल पे फोकस किया था, इनका सबसे फेवरेट आर्टिकल था। अब देखो एक चीज, आर्टिकल शुरू करने से पहले, आर्टिकल पहले लिख दे रहा हूं, इन्होंने एक कानून बताया था आर्टिकल 32, हालांकि पूरा का पूरा इन्होंने लिखा था, पर इनका सबसे फेवरेट जो था वो था 32। सबसे पसंदीदा इनका जो था वो था 32। अभी इस चीज को आप दोनों जानते हैं आर्टिकल क्या होता है, व्हाट इज आर्टिकल? कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटीज, नहीं वो थोड़ा डिफरेंट हो गया। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, रेमेडीज नहीं, मैं पूछ रहा था आर्टिकल का मतलब क्या होता है। आर्टिकल का मतलब क्या होता है, 32 आर्टिकल क्या होता है मैं वो नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं आर्टिकल से क्या समझते हैं आप। एक आर्टिकल इंग्लिश में होता है, वो वाले आर्टिकल की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, ये आर्टिकल दूसरा है। ये आर्टिकल बेसिकली सिंपल वर्ड्स में क्या होता है, ये आर्टिकल का मतलब होता है लॉ, रूल। कॉन्स्टिट्यूशन में जब लॉ या रूल की हम बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ रूल ना लिख करके उसकी जगह हम लिखते हैं आर्टिकल। कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ नहीं लिखेंगे हम और रूल नहीं लिखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में हम क्या लिखेंगे, आर्टिकल। बस यही डिफरेंस है ये वही चीज। अब ये देखो, जितने भी बेसिक लॉज होते हैं, जितने भी, एक अलग से हट के बात बता रहा हूं, जितने भी बेसिक लॉज होते हैं, क्योंकि कल को आप एडवोकेट बनोगे, जज बनोगे, कुछ आपको बेसिक चीजें भी पता होनी चाहिए, खाली कोर्स से रिलेटेड नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर भी बताऊंगा मैं। बेसिक लॉज जितने भी होते हैं इंडिया में, उसमें ज्यादातर आप जो वर्ड यूज करते हो लॉज के लिए वो आर्टिकल यूज करते हो। और बाकी जो लॉज होते हैं, जैसे जिसमें पनिशमेंट दी हुई हो, फॉर एग्जाम्पल पनिशमेंट वाले जो लॉज होते हैं उसमें सजा की बात की जाती है, ठीक है, या फिर जिसमें कोई प्रोसीजर की बात की जाती है, या प्रोसीजर छोड़ो अभी, जिसमें सजा की बात की जाती है, ऐसा कोई भी कानून जब होता है तो उसमें हम क्या लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं क्या, उसमें हम लिखते हैं सेक्शंस। इस तरह के कानून में हम लिखते हैं सेक्शंस, जहां पे पनिशमेंट की बात की जा रही हो किसी की, ठीक है, और जहां पे हम बेसिक बात कर रहे हो, कोई कानून बताने की बात कर रहे हो, वहां पे हम लिखते हैं आर्टिकल्स। बेसिकली ये भी लॉ ही होता है और ये भी लॉ ही होता है, लेकिन लिखते हैं हम अलग अलग तरीके। तो कल को आप जब लॉ की किताब पढ़ोगे आने वाले साल में, जब आप लोग का एडमिशन हो जाएगा, तो आपको बेसिक चीज किताब की पता, क्योंकि कुछ किताब में आपको सेक्शंस लिखे हुए दिखेंगे, कुछ किताब में आपको आर्टिकल लिखे हुए दिखेंगे। तो आर्टिकल और सेक्शन में डिफरेंस क्या होता है मैंने आज आपको यहां बता दिया। बेसिकली पनिशमेंट वाली बुक्स जो होती हैं उसमें आपको दिखता है सेक्शंस लिखा हुआ, तो ये तो खैर अलग से बात होगी। आर्टिकल 32 होता क्या, आर्टिकल 32 जो इनका फेवरेट था वो बात करता है रिट्स। रिट्स एक तरीके की एप्लीकेशन होती है, ठीक है, एक तरीके की एप्लीकेशन होती है जो कोर्ट में दी जाती है, जो कोर्ट में दी जाती है किसी भी ग्रीवेंस को, किसी भी ग्रीवेंस को फुलफिल करने के लिए। अब इसका मतलब मैं बता दे रहा हूं, इसको मैं डिटेल में भी पढ़ाऊंगा, ऐसे नहीं कि सिर्फ इतना ही पढ़ा रहा हूं। रिट्स एक इस तरह की एप्लीकेशन होती है जो कोर्ट में दायर की जाती है जब किसी के साथ अगर गलत हुआ, ग्रीवेंस मतलब किसी के साथ अगर गलत हुआ, बेसिकली किसी की राइट्स वायलेट हुई हो। क्या चीज वायलेट हुई हो, राइट्स, अधिकार, किसी के अगर राइट्स वायलेट हुए होंगे तो आपके पास मान लीजिए कि कोई अधिकारी है, मतलब ये किस पे अप्लाई होगी, जैसे कोई अधिकारी है, कौन है, ऑफिसर, ठीक है, ऑफिसर कोई मान लो पुलिस वाला है या फिर कोई जज ही है, ठीक है, ये सारे क्या है, ये सब ऑफिसर ही तो हैं, आईएएस पीसीएस कोई भी हो, इनके खिलाफ आप डायरेक्ट केस नहीं कर सकते, ठीक है। और इन्होंने क्या किया है, आपकी कोई राइट वायलेट कर दी है, मान लो आपको कहीं जाना था, आपका हक था कहीं जाने का, आपको जाने नहीं दिया, सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूं, तो आप उनसे कह रहे हो कि मैं आपके खिलाफ कंप्लेन कर दूंगा, तो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ तो कंप्लेन लेगी नहीं, नॉर्मल केसेस में यही होता है, इंडिया है ये। तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में कोर्ट ने आपको एक ऑप्शन दिया है रिट्स का, यानी आप कोर्ट जाकर के वकील द्वारा, या खुद वकील हो तो खुद से आप कोर्ट में केस कर सकते हो, और उसमें डायरेक्ट उस अधिकारी या उस ऑफिस के ऊपर केस कर सकते हो जिसने आपकी जो राइट थी। बेसिकली रिट्स में कौन सी राइट वायलेट होने से बचाई जाती है, फंडामेंटल। देखो राइट्स की भी 5 टाइप्स होती हैं जो मैं अभी लिखाऊंगा। यहां पे जो प्रोटेक्शन मिला हुआ आपको, किसका मिला हुआ है, फंडामेंटल राइट्स का। फंडामेंटल राइट्स क्या होती है ये भी मैं अभी बताऊंगा, बेसिक राइट्स को कहते हैं। अब दो क्लास चलिए, अब दो बाबू को खाला के पास छोड़ो, तो अम्मी है नहीं उधर, तो छोड़ो रूम में, इधर ही से जाओ ना, बेटा चली जाओ उधर से, चाचू के साथ चली जाओ, पीछे छोड़ो, अम्मी है नहीं, बंद करो। ओके, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। टू नो अबाउट व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट इन द आइज ऑफ लॉ, सुधीर भारद्वाज कह रहे हैं, अदीना कह रही है प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिकल 32 ओके, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जी हमें इसी पे आ रहा था। तो अगर किसी की फंडामेंटल राइट्स वायलेट होती हैं
ठीक है, तो वो क्या है, उसके पास अधिकार है कि वो कोर्ट में फंडामेंटल राइट के आपका जो आपको अधिकार मिला हुआ जो आपसे कोई छीन नहीं सकता, मतलब आपका यानी आपको जीने का हक है, क्या वो कोई आपसे छीन सकता है? एक बेसिक बात में करो, नहीं छीन सकता। इसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लैंग्वेज में राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21 में दे रखा है, यानी कानून नंबर 21 में दे रखा है, जिंदगी जीने का। क्या आपके पास मरने का अधिकार है? आपके पास मरने का अधिकार है, यानी डू यू हैव अ राइट टू डाई? आपके पास राइट टू डाई भी है, मैं आपको बता दूं, आपके पास मरने का अधिकार है, आपको कोई मरने से भी नहीं रोक सकता। अगर आप अपनी मर्जी से मरना चाह रहे हो तो आप मर सकते हो, ठीक है। थोड़ा अजीब सा लगा सुन करके, क्या बता रहे हैं सर? देखिए, ये उन कंडीशंस में है जब कोई ऐसा पेशेंट हो, एक्सेप्शन के केसेस में है, जब कोई ऐसा पेशेंट हो जिसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती हो और वो तकलीफ से गुजर रहा हो और उसका जीना वो ज्यादा मरने से ज्यादा मुश्किल है, यानी कि उसको मरना ज्यादा अच्छा लग रहा है उस टाइम पे जीने के, यानी वो कुछ भी अपना नहीं कर पा रहा है और उसकी देख रेख के लिए हॉस्पिटल स्टाफ या फिर कोई लगा हुआ है, वो बेड रेस्ट पे बिल्कुल और कुछ नहीं कर पाता है, तो ऐसा पेशेंट क्या दुआ करता है? मरने की, ठीक है। तो उसको हम क्या, उसके लिए क्या होता है, आर्टिकल 21 में राइट टू डेथ दी हुई है, उसको कोर्ट द्वारा आप डेथ दिलवा सकते हैं, वो कोर्ट से अपील कर सकता है वहां पे। अच्छा, अब रिट्स की मैं बात कर रहा था, किसी ऑफिसर के ऊपर अगर आपने कोई केस किया, ठीक है, किसी ने आपको इलीगली अरेस्ट किया, इलीगली अरेस्ट काफी बार होते हैं ना, तो अब कोई पुलिस वाला नहीं सुन रहा है, ठीक है, आप थाने से थाने जा रहे हैं और पूछ रहा है कोई आपसे कि भाई किस थाने में है, तो कोई बता नहीं रहा है कि हमारे घर वाले कहाँ हैं या कौन है, कुछ बता नहीं रहा। 24 घंटे से ज्यादा कोई जेल में, वो पुलिस हवालात में कोई 24 घंटे ज्यादा किसी को रख नहीं सकता है, ठीक है, बेसिक बात ये है। लेकिन 24 घंटे से ऊपर हो गए और आपसे मिलने भी नहीं दे रहा है, तब आप उस हालत में क्या करोगे? देन यू हैव एन ऑप्शन कि आप रिट फाइल कर सकते हो, और रिट बहुत जगह पे लगती है जहां पे गवर्नमेंट ऑफिसर ने कोई बेईमानी की आपके साथ या गलत किया, वहां पे आप उनके खिलाफ 5 तरीके के कंडीशन है उनमें केस कर सकते हो। तो रिट्स 5 तरीके की होती हैं जो कि इसी में दिया हुआ है, वो पांचों हम डिटेल में आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। अब एक हमारे ऑनलाइन बच्चे ने बताया और आप लोग भी शायद जानते होंगे, आर्टिकल 32 को ही हम हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अगर ये काफी बार एमयू की अगर मैं बात करूं, ये क्वेश्चन पिछले 10 सालों में 4 बार आ चुका है एमसीक्यूज में, सीधे सीधे। और पूछता क्या है, कौन सा आर्टिकल, कि विच आर्टिकल इज नोन एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो टीचर्स का फेवरेट है एमयू एंट्रेंस एग्जाम में, आपके लिए बहुत काम आने वाला। अब रहे बीए वाले बच्चे जो बीए वाले क्लास कर रहे हैं ऑनलाइन, बीए वाले बच्चों के लिए मैं बता दूं, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपके बीए के पेपर में भी पिछले 10 साल में 3 बार आ चुका है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बीएलएलबी में इंपॉर्टेंट है, बीए में भी ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, सेम ही है। अब बीए और बीएलएलबी का लगभग सेम ही पेपर आ रहा है इनमें, बस बीएलएलबी में क्या फर्क है, बीएलएलबी में अब केसेस भी पूछने लगा है। पिछले साल 6 से 8 केसेस आ गए जो कि आते नहीं थे अब तक, पिछले साल 6 से 8 केसेस आ गए एमयू में अगर मैं बात करूं, ठीक है। और बस बीए में क्या, बीए में केसेस नहीं आते, यही फर्क है, बाकी सब कुछ सारा कोर्स आपका बीए और बीएलएलबी का सेम है पॉलिटी के केस में, ठीक है। ये क्लियर हो गया हार्ट एंड सोल वाली बात? ओके, अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो तो यू शुड नो कि कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन डे कब से, ये क्वेश्चन भी एमयू में कम से कम 10 साल में 3 बार आ चुका है। तो सिलेबस में ऐसे पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि आज पहली क्लास है, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से वो मैं पढ़ाऊंगा, और कौन सी चीजें एमयू में आती हैं वो मैं साथ के बताता चलूंगा, ताकि आपको एमयू में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो भी दिमाग में आता रहे और साथ में इंपॉर्टेंट चीजें भी कवर होती है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये क्वेश्चन भी काफी बार आया है, मैं आपको पेपर्स भी शो करूंगा पिछले 10 साल के, वो भी दिखाऊंगा बाद में। ये 3 बार क्वेश्चन आया कॉन्स्टिट्यूशन डे, क्या है, एनी गेस? कुछ बच्चे ऐसे भी जिन्होंने पहले भी बीएलएलबी का एंट्रेंस दिया है, वो लोग बताएं। अतूफा, सुधीर, जैस्मिन, इकराम, कोई भी आंसर दे बेटा। आप लोग जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे कब होता है? नो गेसेस, ठीक है। और कोई ऑनलाइन आंसर बता दे रहा हूं तब मैं, 26 नवंबर 1949। और ये वही डेट है, ये डेट एकदम रट जाओ, आपकी जिंदगी भर ये हर एग्जाम में आनी, इवन आप जब जज की पढ़ाई कर रहे हो, ये जो सब्जेक्ट आप मुझसे पढ़ रहे हो पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका सब्जेक्ट आपके जज के एग्जाम में भी आता है, लगभग 30 नंबर का वहां भी सवाल आता है। उसके अलावा कुछ एग्जाम होते हैं, एपीओ असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर ऑफिसर, वहां भी आता है। एलएलएम का एंट्रेंस दोगे, मास्टर्स लॉ में करोगे, उसमें भी आएगा। जितने भी लॉ के एंट्रेंस इंडिया में हैं उन सब में ये वाला सब्जेक्ट तो कॉमन है जो आता है, यानी अगर आपने ये सब्जेक्ट मुझसे पढ़ा तो आपने काफी सारे एमयू के अलावा लॉ एंट्रेंस के ये कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी वाला सेक्शन कवर कर लिया। तो ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। 26 नवंबर 1949 वही डेट है जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ। क्यों कॉन्स्टिट्यूशन डे बोला जाता है? क्योंकि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन मेड, बनाया गया था इस दिन, ठीक है। इस वजह से इस डेट को रख दिया गया आपका कॉन्स्टिट्यूशन डे।
ठीक है, सभी ऑनलाइन वाले सही जवाब दिए। अगला मेरा जो बेसिक पॉइंट है, सब जानते होंगे रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है? रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है? 26 जन 1930 में। जी हाँ, वो उस पर भी आएंगे। फिलहाल एक नॉर्मल क्वेश्चन, रिपब्लिक डे जैसे कि आपने जवाब भी दिया 26 जनवरी 19 कब शुरुआत हुई थी? 49 या 50 या 47? ईयर बताओ चलो। रिपब्लिक डे की शुरुआत कब से हुई है इंडिया में मनाना, किस ईयर से? मैं 4 ऑप्शन अभी दे दूं? चलो एमयू के एग्जाम से, एमयू के पैटर्न में ये क्वेश्चन भी बहुत आता है। ये ज्यादा नहीं आए, 10 साल में 2 ही बार आया, क्योंकि ये ज्यादा आता है। ऐसा होता है अल्टरनेट, कभी ये वाला आ जाता है, कभी ये वाला आ जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन में बदल देते हैं लोग। अगर मैं इसका ऑप्शन दूं 1947, 1948, 1949 एंड 1950, 4 1950, आप किस करेंगे बेटा? क्या होगा ईयर इसका? 1950 होगा, बिल्कुल ठीक है। 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट पहली बार हुआ था हमारा। ठीक है, ये भी कभी कभी सवाल आ जाता है कि अभी कौन सा रिपब्लिक डे गुजरा है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से। 1950 से अगर अभी की बात की जाए तो अभी रिपब्लिक डे 75वां गया था, 75 साल हो गए। ठीक है, रिपब्लिक डे जैसे कि उन्होंने बताया लाहौर सेशन में 1930 वाली की याद में मनाया जाता है, उस पर हम बाद में जाएंगे। इस दिन को एक और दिन के लिए जाना जाता है। इस दिन को किस दिन के लिए जाना जाता है? इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ था, लोगों को दिया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन इस दिन बना था, और कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स कब हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन, सिंपल वर्ड में भी लिख दे रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन गिवन टू पीपल, लोगों को कब दिया गया था? इस दिन तो बन के तैयार हुआ था, पर दिया लोगों को अगले 1-2 महीने बाद दिया गया। इस डेट से 2 महीने बाद दिया गया, एग्जैक्ट 2 महीने बाद लोगों को दिया गया। ये भी सवाल आता है। तो ये है आपकी डेट, 26 जनवरी 1950 को ही कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के सामने लाया गया था पहली बार। ठीक है, पता नहीं खाना बन के तैयार हुआ और मेहमानों के सामने परोसा नहीं, तो खाना बना हुआ था, दिया बाद में, यही इसलिए डेट बदल गई। 2 महीना लगा। इसमें क्या हो रहा था? कुछ चेकिंग, कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, कुछ वेरिफिकेशन चल रहा था, जिसमें लागू होते होते 2 महीना लग गया, वरना तैयार तो तभी था, तभी लॉन्च कर सकते। ठीक है, ये दोनों डेट पूछी जाती है और कंफ्यूज किया जाता है किस डेट में बना और किस डेट में लगा। ठीक है, तो अक्सर इसमें बच्चे क्या है, ऊपर नीचे की डेट लगाते हैं, बाकी 2 ऑप्शन तो गलत ही होते हैं, इन 2 में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर है? और साथ में ये रिपब्लिक डे भी है और साथ में ये कॉन्स्टिट्यूशन डे भी है। सही है, ओके। अब मैं बात कर रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन किसने किया? एनी गेस? यास्मीन, अदीना, आप लोग, वो बंदा कौन था जिसने कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन किया? देखो डिजाइन या लिखना, ठीक है, ऐसे बोलूं कि किसने सजाया या किसने लिखा, उसको हम बोलते हैं कैलीग्राफी। ठीक है, तो कैलीग्राफी यानी लिखना या डिजाइन करना, और जो उसको लिखता है उसको हम बोलते हैं कैलीग्राफर। कैलीग्राफर, तो कौन था कॉन्स्टिट्यूशन का कैलीग्राफर? ये सवाल भी कम से कम 3-4 बार पिछले 10 सालों में एमयू में आ चुका है। हु वाज द कैलीग्राफर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? इसका नाम है प्रेम नारायण, प्रेम नारायण रायजादा। इनका नाम याद रख लीजिए। ये आते हैं क्वेश्चंस, बार बार आते हैं। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चंस आपको लगभग हर दूसरे तीसरे साल में रिपीट देखने को। अच्छा, इसमें एक नाम और है, प्रेम है, सॉरी प्रेम लिख दिया मैंने, प्रेम है, और यहां एक वर्ड और ऐड कर लो, बिहारी। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये पूरा नाम है इनका। कभी कभी शॉर्ट फॉर्म आ जाता है एग्जाम में, तो शॉर्ट फॉर्म, आपको फुल फॉर्म पता है तो शॉर्ट फॉर्म आप गेस कर लोगे एग्जाम में, कुछ भी है। ओके, एक सवाल और आता है एग्जाम में एमयू में खासतौर से, बैग ऑफ बोरोइंग्स। बैग ऑफ बोरोइंग्स किसे कहते हैं या किस सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है? तो बैग ऑफ बोरिंग्स कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ही यूज किया जाता है, पहली बात तो। ठीक है, ये जो फ्रेज है कभी कभी पूछ लेता है, बैग ऑफ बोरिंग्स किसने बोला? तो भाई बी आर अम्बेडकर ने ये टर्म दी थी। और किस चीज के लिए था ये? यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कई सारी कंट्रीज के, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो कई सारी कंट्रीज के मिक्सअप या मिक्सचर से बना है कॉन्स्टिट्यूशन। कंट्रीज मिक्सचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बात समझिएगा मेरी। यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ओरिजिनल वाला, उसको दुनिया भर के कई जगह के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ करके बी आर अम्बेडकर ने इंडिया के हिसाब से उसे कन्वर्ट किया। जैसे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन लिया, उन्होंने यूएस से भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन लिया जो पहले से थे, सबका, जर्मनी भी, जापान, सबका लिया और सबको मर्ज करके हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना। इसलिए क्योंकि कई जगह से हमने लिया, तो हमने क्या किया? बोरो किया।
ठीक है। और बैग यानी कई सारी चीजों को एक जगह भर लिया, इसलिए बैग ऑफ बोरिंग्स कॉन्स्टिट्यूशन को बोला जाता है इंडिया का। क्लियर। अब लास्ट आज हम इसकी में बात कर लेते हैं राइट्स की, कि हमारे पास पहली बात तो राइट्स होती क्या है और कितने तरीके की राइट्स होती हैं, उस पर बात कर लेते हैं। उसके बाद इस क्लास को रोकते हैं, देन दूसरी क्लास करते हैं हम लोग करंट अफेयर्स और जीके की, जिसकी मैं आपको नोट्स भी दूंगा, प्रिंटेड है, और यहाँ पे पढ़ाऊंगा भी। तो अगला सवाल मेरा है बेसिक, व्हाट आर राइट्स। जो भी आप जानते हैं बताइए, राइट्स क्या होता है। राइट्स क्या होता है, लिख लीजिए बुकिश डेफिनेशन जो एमसीक्यूज में आती है। जस्टिसिएबल, जस्टिसिएबल क्लेम्स, justiciable claims that are recognized by society। सोसाइटी वर्ड, सोसाइटी, अब मैं सोसाइटी आप लोगों से पूछूंगा, इन कि शायद आप लोग को सोसाइटी पता हो। ठीक है, सोसाइटी पे भी अभी हम लोग आएंगे। कॉमा बैक्ड बाय लॉ। इसका क्या मतलब हो जो मैंने लिखा है, इसका क्या मतलब हो जो लिखा है बेटा। हाँ तूफा, आपकी डेफिनेशन भी ठीक है। हाँ बेटा, ये क्या समझ में आ रहा है इससे। जस्टिसेबल मतलब महत्वपूर्ण क्लेम्स। ठीक है, जो सोसाइटी, जस्टिसेबल से क्या समझ रहे हैं आप। का क्या मतलब होता है, क्या इससे ये वर्ड बना है। जस्टिस से जस्टिसेबल हो सकता है, तो इसका क्या मतलब हो इस सेंस में। बिल्कुल ठीक बता रही हैं आप, बस सिंपल वर्ड में हम बात कर ले रहे हैं। कोई ये कंफ्यूजन को दूर करना है यहाँ पे, और किस लिए हम लोग मौजूद हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जस्टिसेबल क्लेम्स वो होते हैं यानी कि जहां आपका अधिकार है, बेसिकली यहाँ पे बात आ रही है राइट्स की। तो जो भी आपका अधिकार है वो आपको कौन दिला सकता है, जस्टिस यानी कि लॉ, न्याय। तो ऐसा कोई भी चीज जो सोसाइटी आपको जस्टिस दिलाने के लिए कोई प्रोसीजर अप्लाई करे, ठीक है, जिससे आपको जस्टिस भी मिले, और वो जस्टिस आपको ऐसे ही नहीं मिला हो, लॉ के द्वारा मिला हो, बैक्ड बाय लॉ यानी लॉ के थ्रू मिला हो, उसे हम क्या बोलते हैं, राइट्स बोलते हैं। यानी आपको बेसिकली क्या है, पूरी चीज क्या बता रही है, राइट्स क्या होता है। तो आपको जस्टिस दिलाया जाए सोसाइटी द्वारा, जिससे आपको, जिसमें आपको लॉ का भी सहयोग हो, हेल्प हो, और उसके बाद आपको जो चीज मिलेगी, जो बन के आएगा, यानी खाना जो पक के आएगा सब कुछ होने के बाद, वो क्या होगा, वो आपकी राइट्स होंगी। सिंपल वर्ड्स में बेसिकली राइट्स से कोई क्वेश्चन नहीं आता, मैं सिर्फ आपके दिमाग में डाल रहा हूँ कि राइट्स होती क्या। ठीक है, कल को कोई पूछे कि भाई राइट्स क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि जहां पे जस्टिसेबल चीज हो सोसाइटी के अंदर। ठीक है, और ये जो डेफिनेशन है ना, ये राइट्स की जो डेफिनेशन है, ये पॉलिटिकल साइंस बेसिकली, ये जो डेफिनेशन है पॉलिटिकल साइंस वाले सब्जेक्ट में दी हुई है। पॉलिटिकल साइंस वो सब्जेक्ट होता है पॉलिटिक्स को साइंस से रिलेट करके पढ़ाता है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में, ऐसी कोई भी साइंस, यानी पॉलिटिकल साइंस वो सब्जेक्ट जो बोलता है कि साइंस का ही पार्ट है पॉलिटिक्स, या फिर ऐसा समझ लो पॉलिटिक्स का पार्ट है साइंस। पॉलिटिकल साइंस वो होता है, पॉलिटी आपने पढ़ी ली स्टार्टिंग में मैंने पॉलिटी क्या होता है वो पढ़ा है, और कॉन्स्टिट्यूशन अभी आप पढ़ रहे हो उससे। ठीक है, बेसिक डिफरेंसेस। नाउ हम लोग चल रहे हैं राइट्स कौन कौन सी होती हैं। एक तो हमने पढ़ा फंडामेंटल राइट्स, और बाकी राइट्स कौन कौन सी हैं, आइए इंपॉर्टेंट राइट्स देख लेते हैं और उनमें डिफरेंस भी समझ लेते हैं। एक तो फंडामेंटल राइट्स, एक होती है ह्यूमन राइट्स, सुना होगा आप लोगों ने, या ऐसे लिख लो टाइप्स ऑफ राइट्स, काइंड्स ऑफ राइट्स, जो आप लिखना चाहो। फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, देन नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। यहां बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि ये अभी बताऊंगा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, उसके बाद आती हैं लीगल राइट्स। लॉ से राइट्स, लॉ के अंदर ये भी राइट्स होती हैं, और ये भी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में दी रहती है। ठीक है, और एक ले ले रहे हैं, एक ले लो नेचुरल राइट्स, नेचुरल राइट्स, और एक आजकल नए तरीके की चली है, जिसे हम बोलते हैं न्यू राइट्स। ये अभी एक दो साल में इवॉल्व हुई है, पहले नहीं थी ये कॉन्सेप्ट। तो ये बेसिकली 6 क्राइटेरिया है राइट्स के समझने के।
बेसिक राइट्स को फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, बेसिक राइट्स ऑफ ह्यूमंस, इंसान की, ठीक है। ह्यूमन राइट्स भी बेसिक राइट्स होती हैं, पर कवर्स इंटरनेशनल राइट्स एज वेल। इंटरनेशनल राइट्स मतलब में इंटरनेशनल लॉज से चीजें गवर्न की जाती हैं। यहां पे फंडामेंटल राइट्स में उस कंट्री, जो कंट्री है वो अपने हिसाब से सबको फंडामेंटल राइट्स देती है। कंट्री बेस्ड राइट्स होती हैं ये आपकी इंटरनेशनल राइट्स होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वो राइट्स होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होती हैं, राइट्स विच आर इन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की राइट्स की बात करते हैं और किसी राइट्स की बात नहीं करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में। लीगल राइट्स, हर लॉ, एवरी लॉ, जितने भी लॉ हैं, एवरी लॉ, ठीक है, सारे लॉ की जो राइट्स होती हैं, एवरी लॉ राइट्स, सभी लॉ की मिला के जो राइट्स होती हैं उसे हम लीगल राइट्स, क्योंकि सब में लीगल राइट्स हर लॉ में दी रहती है, ठीक। अभी मैं सिंपल वर्ड से बताऊंगा। मतलब नेचुरल राइट्स जो आपको बर्थ पे मिलती हैं, पैदाइश पे, बर्थ राइट्स, जिस कंट्री में आप पैदा हुए आप उसके सिटीजन हो गए। जैसे मैंने बोला आप इंडिया में पैदा हो, आप कहाँ के सिटीजन हो गए? इंडिया के। तो ये क्या हुआ? ये आपकी बर्थ राइट है और इसी को हम बोलते हैं नेचुरल, यानी आपको ये नेचुरली मिली। आप यूएस में पैदा होते थे, आप यूएस के सिटीजन हो जाते। उसके लिए आपको कोई वीजे के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, या पासपोर्ट के लिए या किसी भी चीज के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं थी। अब आती है न्यू राइट्स, इस पर हम अभी आते हैं। फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होती हैं जो आपको आपका बेसिक अधिकार दिलाने का काम करती हैं किसी भी कंट्री में, अगर आपका अधिकार वायलेट हुआ है तो, यानी आपकी राइट्स अगर वायलेट हुई है तो। ह्यूमन राइट्स वो राइट्स होती हैं जहां पे कोई मास किलिंग हो रही हो, या जहां पे कोई जेनोसाइड हो रहा हो, या ह्यूमन मैसेकर हो रहा हो, वहां पे, या पे कहीं पे मालन्यूट्रिशन वाली प्रॉब्लम हो, ठीक है, जहां पे कुपोषण के शिकार हो, बच्चे पैदा हो रहे हो, वो पोलियो में पैदा हो रहे हैं, इस तरीके कोई प्रॉब्लम हो, उनके अधिकारों की बात करती हूँ मास लेवल पे, किसी इंडिविजुअल की नहीं। फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल की राइट्स की भी बात करती है और कलेक्टिव राइट्स की बात करती है, पर ह्यूमन राइट्स अक्सर बात करती है कलेक्टिव ग्रुप की, ठीक है, ज्यादातर लोग जिसमें कवर हो जाए। कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लॉज दिए हो उनकी राइट्स की बात करती है, ठीक है। लीगल राइट हर सब्जेक्ट की बात करें, लीगल राइट के अंदर आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी आ गई, लीगल राइट ब्रॉडर हो गया, लीगल राइट के अंदर आपकी फंडामेंटल राइट भी आ गई, यानी ये सबसे ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। अगर मैं बात करूं इनमें सबसे ब्रॉडर कौन है, सबसे बड़ा ये है, ये इन सबको कवर कर लेगा जितनी दी हुई। ह्यूमन राइट्स भी लीगल राइट्स में आ गई, ठीक है। लीगल राइट्स यानी कोई भी लॉ से रिलेटेड राइट्स, वो क्या होगी? लीगल राइट्स, ठीक है। आपकी बाइक पुलिस वाले ने रोक ली, वो क्या है? लीगल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इसमें कुछ दिया हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन में गाड़ी रोकने से रिलेटेड कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, वो क्या हुई? लीगल राइट। हाँ, आपका क्या बेसिक अधिकार था कि आपकी बाइक नहीं रोके? फंडामेंटल राइट में क्या फॉल कर रहा है वो? क्या लगता है? अगर किसी ने आपकी स्कूटी या बाइक या साइकिल रोक दी पुलिस वाले ने, तो क्या आपकी फंडामेंटल राइट वायलेट हो गई? क्या आपका बेसिक अधिकार था वो? बाइक रोकना फंडामेंटल राइट में नहीं आता। फंडामेंटल राइट वो जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो, सिंपल वर्ड में समझिए। यानी जैसे मैंने बताया, जीना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको कोई मारने आएगा तो क्या होगा? कोई मारने आएगा तो क्या होगा? वहां फंडामेंटल राइट वायलेट होगी ना आपकी, भाई मुझे तो जीना है, तुम मार क्यों रहो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। और क्या हो गया? आपको किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना है, आपको जाना बहुत जरूरी है, कोई आपको जाने नहीं दे रहा, वहां फंडामेंटल राइट वायलेट होगी। लेकिन अभी आप क्या है कि एक नॉर्मल जा रहे हैं और आपको रोक लिया, अनटिल उसको ये पता नहीं कि आपको कोई जरूरी काम से जाना है, तो अगर आप नॉर्मल कहीं घूमने निकले, आपको रोक लिया, तो वहां आपकी फंडामेंटल राइट वायलेट हुई फंडामेंटल राइट वायलेट हुई, लेकिन उसके लिए कोई केस नहीं बनता, क्योंकि छोटी मोटी बात है, वो आप बोलोगे वो छोड़ देगा, जो भी बात है, चालान काट के छोड़ देगा। पर जहां वो आपको छोड़ ही नहीं रहा, उल्टा अरेस्ट करके ले गया, वहां फंडामेंटल राइट प्रॉपर्ली वायलेट होगी, समझ रहे हो? यानी जहां उसने बातचीत करके छोड़ दी, वहां फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं हुई, लेकिन जहां आपको उसने कुछ ज्यादा फोर्स किया किसी चीज के लिए, वहां फंडामेंटल राइट वायलेट होगी, यानी वहां फंडामेंटल राइट बन गए। हर राइट एक नॉर्मल राइट होती है अंटिल उसका कोई एक नया चेहरा सामने आ जाए। तो सिचुएशन बेस्ड चीजें, राइट्स चेंज होती है, मैं ये बताना। उसके बाद लीगल राइट तो आप पढ़े, नेचुरल राइट जो आपको पैदाइश से मिले। न्यू राइट्स पे पहले थोड़ा सा लिख लीजिए, इसमें लिखिए, इसकी एग्जाम्पल लिखिए पहले। राइट टू प्राइवेसी, ऑनलाइन वाले बच्चे भी लिख लें, राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। दूसरा लिखिए एग्जाम्पल इसकी, राइट टू बी फॉरगॉटन, राइट टू बी भूल जाने की राइट, राइट टू बी फॉरगॉटन, ठीक है। ये कुछ नई राइट्स हैं जो अभी रिसेंटली आई हैं। अच्छा, इसमें एक और राइट लिख लीजिए, राइट टू स्लीप, ठीक है, ऐड कर लीजिएगा। ऐसे बहुत सारी राइट्स हैं, सारी नहीं लिखाऊंगा मैं आपको, ये सवाल आता भी नहीं है। ओके, थोड़ा सा अपडेट हो रहा है। ओके, राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू बी फॉरगॉटन और राइट टू स्लीप फॉर एग्जांपल। और क्या हो सकता है? राइट टू न्यू राइट्स में राइट टू क्लोज बिजनेस, ये भी एक राइट बनाएगी, लिख लीजिए, राइट टू क्लोज बिजनेस, अपना बिजनेस बंद कर देना, वो भी आपकी अपनी राइट है। ये कुछ राइट्स हैं, ये न्यू राइट्स हैं। बेसिकली न्यू राइट्स जो अभी नहीं आई हैं, जो पहले नहीं थी, इनकी कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन हाँ इनकी डेफिनेशन है अंदर वाली, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं, इसकी डेफिनेशन है। राइट टू प्राइवेसी क्या होता है? आपका पर्सनल स्पेस में कोई जहां पे उसको नहीं आना चाहिए, वहां आके वो आपकी चीजें लीक कर रहा है, कोई आपकी बात लीक कर रहा है जो आपने उसे बताई राज रखने के लिए, या आपकी कोई प्राइवेट बात थी जो उसे नहीं बोलनी चाहिए थी, दैट इज राइट टू प्राइवेसी।
नहीं, आपकी जो चीज थी पर्सनल थी वो किसी और को पता नहीं चाहिए, किसी ने पूरे में फैला दी। आपकी क्या हो गया, कौन सी राइट वायलेट होगी, राइट टू प्राइवेसी वायलेट हो गई। ये एक नए तरीके की राइट है, ये हो गया 2020-21 में आई है, लेकिन हो गया 3-4 साल, लेकिन ये एक नए तरीके की राइट है। राइट टू फॉरगेटन, भूल जाना, ये भी एक अधिकार है। अब क्यों है सर ये अधिकार, कैसे, उसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, वो एलएलएम में पढ़ाते हैं हम लोग, ठीक है। मतलब तो समझिए, भूल जाना भी। सोने का अधिकार है, आपको कोई सोने से नहीं रोक सकता। राइट टू स्लीप भी गवर्नमेंट ने भी कोर्ट ने पास कर दिया है कि आपको सोने का अधिकार है। आप 18 घंटे सो, 70 दिन सो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका अधिकार है। कोई अगर आपको सोते में डिस्टर्ब कर सकता है उसके ऊपर केस कर सकते हैं एज इन फंडामेंटल राइट्स में। ये सारी राइट्स फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड कर दी गई। अगर आपका ये कोई राइट वायलेट करता है तो वो फंडामेंटल राइट आपकी वायलेट कर रहा है, आप इवन अपने घर वालों पे केस कर सकते हैं। ठीक है, नया कानून है, ठीक है। और क्या एक और है, राइट टू मैरी, एक और है लास्ट इसमें, जैसे राइट टू मैरी, शादी करना। शादी करना भी आपकी अब फंडामेंटल राइट है। कोई भी शादी करने से किसी को रोक नहीं सकता है, गवर्नमेंट प्रोटेक्शन मिलती है। एज लिमिट है 21 साल बॉय, 18 साल गर्ल कैन मैरी अपनी कंसेंट से, किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, नॉट इवन गार्जियंस। अगर वो इंटरफेयर करेंगे तो कोर्ट उन्हें रोक देगा, अगर आप कोर्ट के पास गए तो। हालांकि ये राइट मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, पर ये राइट अब दे दी गई, राइट टू मैरी, ठीक है। यहाँ पे हमारी 5-6 तरह की जो राइट्स हैं वो खत्म होती हैं, और उसके अंदर भी कुछ राइट्स हैं वो खत्म होती हैं। आज हम इतना यहीं पे रोकते हैं इसको। राइट्स आर अवर क्लेम एंड फंडामेंटल इनलाइटमेंट।